लोग का टॉपिक है वो है ट्राइब्स। ट्राइब्स के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि ट्राइब्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएँ क्या होती हैं। तो हमने आपको बताया था कि ट्राइब्स जो होती है वो क्या है, एक सामाजिक समूह। ट्राइब इज ए सोशल ग्रुप। तो एक सामाजिक समूह और एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं, वो क्या है, सांस्कृतिक एक रूप है। यानी कि उनकी जो संस्कृति होती है, कल्चर, जैसे कि एक ही तरीके के धर्म को मानना, एक ही तरीके की बोली और एक ही तरीके की प्रथाएं का प्रयोग करना। तो जितने भी आप नॉन फिजिकल चीज़ें देखते हैं वो सब कल्चर ही है। जो गैर भौतिक चीज़ें दिखाई देती हैं आपको, वो सब क्या है, कल्चर, कैसे उनका रहन सहन है। तो उनमें एक रूपता पाई जाती है। और ये जो इनकी विशेषताएं हैं, जो पहचान है, वो कहाँ से रिलेटेड होती है। हमने आपको बताया था कि क्लोजली लिंक्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, जिस तरीके के पर्यावरण पाया जाएगा, जिस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे, उसी तरीके से उनकी संस्कृति का विकास होता है। जैसे आप देखते हैं कि मैदानी भागों में जहाँ उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, सामान्य लोग। उसी तरीके से जो है जनजातियाँ भी जो होती हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनसे उनकी संस्कृति का विकास होता है, जिस तरीके के वो पर्यावरण में रहते हैं। जैसे हमने बताया कि जो लैंड में रह रहे हैं, जैसे पिग्मी के बारे में आपको बताया और एस्किमो के बारे में बताया, तो दोनों के कल्चर में आपने डिफरेंस देखा, क्योंकि दोनों का पर्यावरण अलग है। वहाँ का पर्यावरण था जहाँ वो नदी के किनारे, जो समुद्र तटीय भागों में रह रहे हैं, समुद्र तटीय भागों में रह रहे हैं, जो आर्कटिक क्षेत्र है, जहाँ पर जो है आप देखते हैं शीत ऋतु में बर्फ जम जाती है, ऊपर जल रहती है, नीचे जल रहता है। तो इस तरीके से वो चूँकि समुद्रों के किनारे रहते हैं, तो मुख्य रूप से उनका व्यवसाय क्या है, हंटिंग। फिर सेकेंडरी फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग में भी मतलब फिशिंग, मत्स्यायन करते हैं, मछली का शिकार करते हैं। जबकि जो पिग्मी आपने देखा कि वो घने वन में रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं कि ज़मीन पर सूर्य का प्रकाश भी ठीक से नहीं पहुँच पाता। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के वन सबसे, जो पेड़ होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, क्योंकि जो है उनमें सूर्य के प्रकाश को पाने की होड़ लगी रहती है। वो चाहते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमें मिले, वो चाहता है कि हमें मिले, इसलिए दो आपस में कंपटीशन रहता है। इसीलिए वो सब ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर कोशिश करते हैं कि अब कितना बढ़ जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा डार्विनिज्म की लैमार्क, जो उन्होंने बताया कि जिराफ जो है अपनी जो है गर्दन उसकी क्यों लंबी होती है, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी जो है सूर्य के प्रकाश की चाहत में, सूर्य के प्रकाश को पाने की इच्छा में जो है लंबे होते चले जाते हैं। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे जो है ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं, यानी सबसे लंबाई में जो ऊंचे होते हैं वो सबसे अधिक जो ऊंचे होते हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये भी आप जानते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र के वन कैसे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। हरे भरे से मतलब नहीं कि ये पत्ती विहीन कभी नहीं होते, लेकिन एक समय में ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्षों की ये प्रजातियां हैं वो असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत जो है किस्म के वृक्ष पाए जाते हैं और सब अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। कभी कोई वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा रहा है, कभी कोई अपनी पत्तियां गिरा रहा है। तो इस तरीके से कभी भी पूरा वन जो होता है वो पत्ती विहीन नहीं होता है, इसलिए इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ठीक, और असंख्य जो है इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं वृक्षों की, और इतने घने वन होते हैं कि जो है ये एक दूसरे से बंधे भी रहते हैं। जो लताएं होती हैं, लताएं महालताएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से बांधे रहते हैं पेड़ों को, इतने घने हो जाते हैं कि उससे निकल पाना। एक तो अंधेरा रहता है एकदम नीचे, तो इसीलिए अंधेरा रहने की वजह से और जंगली जानवरों से खतरा होने की वजह से ये लोग कहाँ पे रहते हैं, पेड़ों पर अपने जो है वृक्षों पर या पेड़ों पर अपनी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। जबकि वहीं पर एस्किमो जनजाति वो बर्फ़ के से अपने घर बनाती है, जिसको हम इग्लू कहते हैं। इग्लू बहुत आता है, पूछा जाता है इग्लू, हार्पून जो है रेंडियर
स्लेज गाड़ी। ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्लेज गाड़ी का प्रयोग करती है, कौन सी ऐसी जनजाति जो रेंडियर पशु पालती है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो हार्पून नामक जो है भाले का प्रयोग करती है शिकार करने के लिए। तो इस तरीके से हमने जो आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो जनजातियाँ होती हैं उनकी संस्कृति का विकास वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और वहाँ के पर्यावरण से होता है। तो 2 तरीके की बताइए, दोनों 2 जनजातियों के बारे में बताया और दोनों जनजातियों में आपने स्पष्ट अंतर देखा और ये भी देखा कि वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव किस तरीके से उनकी जीवन शैली पर पड़ता है, हमारे भी जीवन शैली पर पड़ता है। लेकिन ये कि मानव है, मानव अपने विवेक से अपने ज्ञान से काफ़ी कुछ तक पर्यावरण को प्रभावित करता है, यानी कि पूरी तरीके से पर्यावरण का प्रभाव हम पर नहीं पड़ रहा है। जबकि जो जनजातियाँ हैं क्योंकि वो उतनी विकसित नहीं होती है इसलिए वो पूरी तरीके से उन पर पर्यावरण का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे अपने ऊपर आप देखें कि जैसे एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है उपजाऊ, जहाँ पर भूमि लोग कृषि कार्य करते हैं, जहाँ पर संसाधन मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं, वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ है। तो हर चीज़ जहाँ पे हमको पर्यावरण जो है जिस चीज़ के लिए हमको पर्यावरण जो अलाउ करती है वो काम हम करते हैं। हम एग्रीकल्चर देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं करते, पठारी क्षेत्रों में उतनी नहीं करते क्योंकि मैदानी भागों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर का वर्क कहाँ पे होता है, मैदानी भागों में होता है। पर्वतीय भागों में होता है लेकिन वो उतनी उपजाऊ नहीं होती, सीढ़ी नुमा वहाँ पे कृषि की जाती है, टेरेस्ड एग्रीकल्चर होती है। या वहाँ पर आप देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में हम चाय के बागान वगैरह सब लगाते हैं। तो ये हमें प्रकृति ही क्या कहते हैं, प्रकृति हमको इस तरीके के कार्य के लिए बाध्य करती है। जैसे कि अब छोटा सा उदाहरण देखिए कि जैसे हमारे यहाँ जो गर्मी के समय में ही जो है चावल की बुआई होती है, धान लगाए जाते हैं, ठीक, ठंडियों में गेहूं की खेती की जाती है। इसका उल्टा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा पर्यावरण हमको इस तरीके के कार्य के लिए जो है परमिशन नहीं देता है, क्योंकि चावल के लिए अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता है, गेहूं के लिए कम तापमान और कम वर्षा है। तो पर्यावरण हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक। तो जो हमारी काफ़ी गतिविधि, लेकिन जो जनजातियाँ हैं उनकी सारी गतिविधियाँ किससे नियंत्रित थी? पर्यावरण से। ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द इन्वायरमेंट। सारी उनकी गतिविधियाँ उनके पर्यावरण से ही नियंत्रित होती है। जिस तरीके का पर्यावरण पाया जाएगा वैसे उनकी संस्कृति का विकास होगा। तो आगे हम आपको इसको बताएंगे बुश मैनेजमेंट। सर ये जो जनजाति होती है इनके जो ग्रुप लीडर होते हैं तो वो तो जब कभी कभी ये जैसे कुछ आंदोलन हो रहा है या कुछ हुआ तो गवर्नमेंट के सामने कुछ बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो चाहती, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो जनजातियाँ हैं वो मुख्य धारा में आ सके, समाज की मुख्य धारा में आए। जैसे कनाडा जो एस्किमो के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। कनाडा में जैसे टिम्बर मर्चेंट जो हमारे वहाँ लकड़ी काटने का उद्योग, चूँकि आप जानते हैं कनाडा है, नॉर्वे, अमेरिका, यहाँ पे सॉफ्ट लकड़ियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर लकड़ी काटने का काम होता है ज़्यादा, जिसे हम लंबरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर उनको लकड़ी काटने के कामों में रोज़गार दिया जा रहा है। कनाडा जो है बहुत सारा वर्क कर रही है और उसका प्रोजेक्ट भी है जो जनजातियों को जो है समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। तो उनको जो है रोज़गार दे रही, लकड़ी काटने जैसे रोज़गारों में शामिल कर रही और साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए स्कूल भी उन्होंने खोला है। तो इस तरीके से सारी जनजातियाँ, जैसे अपने यहाँ नागा जनजातियाँ हैं तो नागा जनजातियों के लिए बहुत सारा आरक्षण दिया जाता है। अगर आप भिलाई यूनिवर्सिटी में जाए तो बहुत सारी जो है नागा जनजाति के लोग आपको मिलेंगे पढ़ने, और उनको गवर्नमेंट एड भी देती है, तो स्कॉलरशिप भी बहुत सारी देती है, उनके लिए रिजर्वेशन कोटा भी रखती है। तो इस तरीके से ये जो आरक्षण देना जो ट्राइब्स होती है, जो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो यही कारण है कि हम उनको जो है समाज की मुख्य धारा में ला सकें, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो हर उसमें होते हैं, जनजातियों में होते हैं, सबकी अलग अलग है। कहीं पे जो है मुखिया होता है, ज़्यादातर जनजातियों में एक मुखिया होता है जो अपने आप में से चुन लेते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग को बनाते हैं, तो उसकी सलाह पर कार्य करते हैं। तो ये सभी मतलब
जातियाँ नहीं, जनजातियाँ, सभी जनजातियाँ ऐसी नहीं होती हैं। कहीं पर जो है उस मुखिया का प्रभाव ज़्यादा होता है, कहीं पर उस मुखिया का प्रभाव कम। आगे है बुशमैन। तो बुशमैन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बुशमैन जो है कालाहारी डेजर्ट में रहती है, आप जानते हैं कालाहारी मरुस्थल में। आप सुन लीजिए, अभी हम दिखाएंगे। तो बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अब आप जानते हैं कि कालाहारी मरुस्थल, जहाँ मरुस्थल होगा तो वहाँ पर हंटिंग के अलावा कोई काम नहीं हो सकता है। तो मुख्य रूप से वो लोग क्या करते हैं, हंटिंग और सेकेंडरी फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग जहाँ ओएसिस होते हैं, दलदल होते हैं, मरुद्यान होते हैं, जहाँ पर मरुद्यान कहते हैं ओएसिस को। तो जहाँ पे मरुद्यान होते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली होती है, वहाँ पर वनस्पति होती है, तो उसी जगह पर ये फूड गैदरिंग कर पाते हैं। नहीं तो ये ज़्यादातर शिकार करते हैं, बहुत दूर तक, चूँकि मरुस्थल होता है तो शिकार का पीछा करते करते भी बहुत दूर तक ये चले जाते हैं उसमें। और ये समझ लीजिए कि कभी नहाते नहीं हैं, ये कभी नहाते नहीं, क्योंकि मरुस्थल में पानी तो मिलता नहीं है। हाँ, तो ये जो है कभी नहाते नहीं, अपने ऊपर मिट्टी का लेप लगाते हैं। और ये जो है गड्ढा बनाकर जो है उसमें छोटा से गड्ढा बना लेंगे, जैसे कुत्ता लेटता है ना, उसी तरीके से जो है इस पैर में सिकोड़ कर उसमें लेटते हैं। और कई तरीके से भी क्या कहते हैं शिकार करते हैं। शिकार करने में कभी कभी ये करते हैं कि एक जैसे वो घेरा बना लेते हैं और एक छोटा सा दरवाज़ा कर देते हैं और उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं, जिससे कि वो उसके अंदर घुस जाए। और फिर इतनी सकरी गलियाँ कर देते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाता है जो जानवर होता है। ये कई तरीके से जो शिकार भी करते हैं, और बड़े बड़े का भी शिकार करते हैं। बड़े जो जानवर होते हैं जब उनका वो शिकार करते हैं तो कई लोग मिल कर करते हैं और फिर आपस में उसको बांट कर खाते हैं। ठीक, और ये जो लोटे वगैरह का प्रयोग है, तो ये जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं उनका प्रयोग ये करते हैं जो पानी लेने के लिए। हम अभी दिखाएंगे, तो आप इसको देखिए। बुशमैन का निवास क्षेत्र मैप में हमने आपको दिखाया है। बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है? बुशमैन का निवास क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका का कालाहारी क्षेत्र। कालाहारी मरुस्थल का वैसे विस्तार 3 देशों में, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना और नामीबिया, 3 देश का विस्तार फैला हुआ है। कालाहारी एग्जाम में आता है, जब पूछा जाता है कि उस्मान कहाँ के निवासी, तो कालाहारी क्षेत्र आता है, कालाहारी डेजर्ट आता है। दूसरा लिखिए, बुशमैन का जीवन पूर्णतः आखेट पर, आखेट तथा कंद मूल फल के संग्रह पर निर्भर, यानी कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते हैं। कंद मूल फल के संग्रह पर निर्भर है। बुशमैन का जीवन पूर्णतः आखेट व कंदमूल फल के संग्रह पर निर्भर है। इसे आप एक लाइन में कहते हैं आखेट व खाद्य संग्रह, भोजन संग्रह। ये पद्धति की जीवन पद्धति है, इसी को इकोनॉमी भी कहते हैं, अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये कम गहरे भूछिद्रों, कम गहरे भूछिद्रों तथा झोपड़ियों में रहते हैं, तथा
चलिए थोड़ा ये देखा है हमने देखा है घरेलू बर्तन के रूप में घरेलू बर्तन के रूप में शुतुरमुर्ग के अंडे शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का प्रयोग करते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का प्रयोग करते हैं पुरुष एक कोनी लंगोट पहनता है एक कोनी लंगोट पहनता है और चमड़े का प्रयोग वस्त्र के रूप में नहीं पुरुष एक कोनी लंगोट पहनता है औरतें चमड़े का प्रयोग वस्त्र के रूप में करती हैं वस्त्र के रूप में करती हैं स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग चोगा होता है चोगा होता है जिसे कारोश कहते हैं जिसे कारोश कहते हैं ये वस्त्र तथा बिस्तर दोनों का ही काम करता है दोनों का ही काम करता है इसी में नवजात शिशु एवं भोजन आदि की वस्तुओं को लपेट देती हैं ये लकड़ी से कोरा नामक वाद्य यंत्र भी बनाते हैं ये लकड़ी से कोरा नामक वाद्य यंत्र भी बनाते हैं मसाई ये वास्तव में पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं पूर्वी अफ्रीका में केन्या तंजानिया और पूर्वी
युगांडा के पठारी क्षेत्र में, केन्या को अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगर देश आता तो केन्या लगेगा, के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा गहरे भूरे या चॉकलेटी रंग के लंबे छठारे बदन वाले बदन वाले एक बार रिपीट कर दीजिए। लंबे भूरे या चॉकलेटी नहीं बैठ जाते हैं। गहरे भूरे फूलों के लिए मसाई जनजाति के बारे में बता रहे हैं, जो ट्राइब्स होती है उसके बारे में। तो गहरे भूरे या चॉकलेटी रंग के लंबे छरहरे बदन वाले फुर्तीले और तीव्र नाक नक्शा वाले होते हैं। तीव्र नाक नक्शा वाले होते हैं। मसाई हेमेटिक या सूडानी भाषा बोलते हैं। मसाई हेमेटिक या सूडानी भाषा बोलते हैं। सूडानी भाषा बोलते हैं। ये लोग नीलो हेमेटिक प्रजाति के हैं। ये लोग नीलो हेमेटिक प्रजाति के हैं और इनमें मेडिटेरेनियन और निग्राइड रक्त का मिश्रण है। निग्राइड रक्त का मिश्रण लिख लें आप लोग। निग्राइड रक्त का मिश्रण है। मुख्य पशु जेबू नस्ल के गाय, बैल, भेड़, बकरियां हैं। मुख्य पशु जेबू नस्ल के गाय, जेबू नस्ल के गाय, बैल, भेड़, बकरियां भारवाही गधे और खच्चर, भारवाही गधे और खच्चर भी होते हैं।
गधे और खच्चर भी होते हैं। अगला पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए कुत्ते पाले जाते हैं। पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए कुत्ते पाले जाते हैं। गायों की संख्या उनकी संपत्ति और आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। गायों की संख्या उनकी संपत्ति और आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। अगला लिखिए, इनके भोजन में मांस का प्रमुख स्थान है। इनके भोजन में मांस का प्रमुख स्थान है। यह मांस भेड़ों और बकरियों से प्राप्त किया जाता है। यह मांस भेड़ों और बकरियों से प्राप्त किया जाता है। गाय के दूध, दही, मक्खन का सेवन भी करते हैं। गाय के दूध, दही, मक्खन का भी सेवन करते हैं। तितलियों जो केन्या में पाई जाती है, तितलियों जनजाति, जात वाले किसानों से ये विनिमय करते हैं। वे ये विनिमय करते हैं। देखिए, मसाई लोग, मसाई लोग चमड़े के बने हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। मसाई लोग चमड़े के बने हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। औरतें बकरों के चमड़े से बनी ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। मसाई परिवार अलग अलग अंडाकार झोपड़ी में रहता है। झोपड़ों के समूह को क्राल कहते हैं। क्राल पढ़ना लगने पूछा जाता है। झोपड़ों के समूह को क्राल कहते हैं। पूछा जाता है क्राल किसका निवास है, तो मसाई। झोपड़ों के समूह को क्राल कहते हैं। इसमें 10 से 50 तक झोपड़े होते हैं। धार्मिक कर्मकांड को निर्दिष्ट करने वाला लेगोन होता है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इनका एक तरीके से धार्मिक नेता लेगोन।
को निर्दिष्ट करने वाला लेमोन होता है। गायों को मारने वाले वांड रोगो, ये भी पूछा जाता है। वांड रोगो, ये लोग गाय को पूछते हैं तो मारते नहीं है, दूसरे लोग मारते हैं। वांड रोगो, गायों को मारने वाले वांड रोगो होते हैं। ये मसाई के बारे में था। किर्गिज है, किर्गिज। ये जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है और ये पशुचारण। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। पशुओं से प्राप्त वस्तुओं को ही खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। पशुओं से प्राप्त वस्तुओं को ही खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ये अधिकाधिक अधिक से अधिक दूध, मक्खन, पनीर का व्यापार करते हैं। भेड़ बकरे का मांस खाते हैं, परंतु गाय बैल का नहीं। खट्टे दूध को सड़ाकर क्यूमिस नामक शराब बनाते हैं, जिसका दूध घोड़ियों तथा ऊँटनियों से प्राप्त होता है। इसका दूध घोड़ियों तथा ऊँटनियों से प्राप्त होता है। अगला लिखिए, पशुओं के चमड़े से बने युड़ या तंबू में रहते हैं। मतलब ये जो अपना बनाते हैं मतलब ये पशुओं के चमड़े से ही बनाते हैं, जो एक कैनवस टाइप बनाते हैं पूरा, तो इसको जो है तो तंबू या युद्ध आता है मिलाने के लिए, जैसे आवास मिलाने के लिए आता है। तो ईद के साथ युद्ध हो गया, मसाई के साथ कराल हो गया, और
इनके साथ झोपड़ी हो गए और एस्किमो के साथ इग्लू हो गए। अगला देखिए, अगला है सिमान। सिमान आप जानते हैं मलेशिया में पाई जाती है। सिमान ये नेग्रिटो प्रजाति के हैं। नेग्रिटो प्रजाति के हैं। ये नेग्रिटो प्रजाति मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप और दक्षिणी थाईलैंड में निवास करते हैं। मलाया प्रायद्वीप ब्रैकेट में मलेशिया लिखिए, मलाया प्रायद्वीप ब्रैकेट में मलेशिया, मलाया प्रायद्वीप और दक्षिणी थाईलैंड में निवास करते हैं। ये झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ये झोपड़ी बनाकर रहते हैं जो खजूर की पत्तियों से बनाई जाती हैं। ये झोपड़ी बनाकर रहते हैं जो खजूर की पत्तियों से बनाई जाती हैं। इनकी जीवन पद्धति संग्रही व आखेटी है। भोजन का संग्रह करते हैं और आखेटी। इनकी जीवन पद्धति संग्रही व आखेटी है। प्रमुखतया ये शाकाहारी होते हैं, प्रमुखतया ये शाकाहारी होते हैं। प्रमुखतया ये शाकाहारी होते हैं, परंतु भोजन में कमी होने पर, परंतु भोजन में कमी होने पर मछली पकड़ने व छोटे छोटे पशुओं का शिकार करते हैं। मछली पकड़ने व छोटे छोटे पशुओं का शिकार करते हैं। मुख्य उपकरण धनुष बाण, मुख्य उपकरण धनुष बाण, फूंकने वाली नली, ब्लो पाइप, नुकीले छड़े, नुकीले डंडे, मुख्य उपकरण धनुष बाण, फूंकने वाली नली, नुकीले डंडे, बर्छे आदि हैं। ये मतलब विश्व की जनजातियां हैं और जब इंडिया की जनजातियां होगी तब हम उनको आपको डिटेल में बताएंगे। वो वैसे आप लिख लीजिए कहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए गद्दी, ये गद्दी हिमाचल प्रदेश में, गद्दी जनजाति भारत की बता रहे, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा भारतीय जनजातियां। इनको डिटेल में पढ़ाएंगे, भारत पढ़ाएंगे, अभी केवल इतना बता दें, लिखते जाएंगे। गद्दी हिमाचल प्रदेश, मतलब मुख्य रूप से धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। कभी श्रेणी भी पूछता है, धौलाधर श्रेणी। ये लोग पशु चारण करते हैं मुख्य रूप से।
वृत्तिक प्रवास वो हम डिटेल अभी आपको बताएंगे। फिर आप देखिए भील राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राजस्थान के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए कि आगे नीचे मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र। राजस्थान में अगर एक राज्य का नाम लगाने के लिए आएगा विकल्प तो आप राजस्थान लगाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र आगे लिखिए। गोंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश। फिर आगे नागा, नागा को जानते हैं, नागालैंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। नागालैंड तो देखिए संथाल, संथाल छोटा नागपुर पठार पाई जाती है झारखंड में। संथाल छोटा नागपुर झारखंड। अगला देखिए थारू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की तराई। थारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व बिहार के तराई क्षेत्र, मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में ये पाया जाता है। बोटिया, बोटिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र, उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र, पिथौरागढ़ व चमोली। मुख्य रूप से अल्मोड़ा पाए जाते हैं। अगर एक जिला है तो अल्मोड़ा लगाना। हाँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड की अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली क्षेत्र। और कुछ पूछना हो पूछिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए जनजाति के बारे में। वो दरअसल उनकी जो सोसाइटी होती है, चूँकि वो पढ़े लिखे रहते नहीं हैं, ऐसे समाज में होते हैं, तो वो चूँकि पढ़े लिखे ना होने के कारण और एक ही जगह उनको जैसे उनके परिवार में रहते तो वो जैसे शुरू से शिक्षित कर दिया जाता है, उनको शिक्षित क्या उनको बता दिया जाता है कि और लोगों से आपको दूर रहना है, नहीं तो हमको हानि पहुंच जाती है, तो हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है। तो इसलिए हम धीरे जो है लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। ठीक, तो वो एकाकी क्षेत्र में रहते हैं, जिसको एकाकी क्षेत्र कहते हैं। आइसोलेटेड शब्द उनके लिए सबसे सही शब्द आइसोलेटेड रहते हैं, सबसे अलग रहते हैं। तो यही कारण है कि जैसे अब आप हम लोग को बचपन में जो बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो चूँकि हमारे जो उनके माँ बाप हैं उनके दिमाग में चीज़ बैठी है, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जैसे कनाडा के जो है बहुत सारे अपने यहाँ नागा के लोग जो हैं उनके दिमाग में बातें नहीं बैठी हैं। ये देखिए ना, नागा जनजाति हैं आपकी सभी के साथ जो है उठ बैठ कर बातचीत कर रही हैं। और उत्तराखंड की आप देखिए मीणा जनजाति जो है वो हमारे मुख्य समाज के साथ जुड़ रही हैं। तो इस तरीके से हैं। हाँ, गोंड मतलब काम सब के लिए चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं वैसे। और कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो वास्तव में एस्किमो तो बुशमैन और पिग्मी, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर अब तो आवास वही पूछा जाता है कि कहाँ किस क्षेत्र में कौन निवास करते हैं, लेकिन इनके बारे में सिर्फ का पूछा गया था कि निम्न जनजातियों के आवासों को मिलाइए। तो आप विकल्प सुनिएगा, 4 विकल्प दिए थे। जैसे एक तरफ दिया हुआ था आपको इग्लू,
और क्राल, युर्त और झोपड़ी, ठीक। और एक तरफ आपका दिया गया था एस्किमो और मशाई और किर्गिज और जो है आपका बुश। तो इस तरीके से इनको मैच करा जाता है। ये आते हैं क्वेश्चन, और एस्किमोस तो सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमने आपको बताया कि हार्पून का प्रयोग और जो है स्लेज गाड़ी का, रेंडियर का प्रयोग, रेंडियर को कौन से पालते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे सर इन जनजातियों को इनके वातावरण के अनुकूल रखा जाए, मतलब दूसरे वातावरण में रखा जाए तो क्या? नहीं, दूसरे वातावरण में जाने के लिए वो तैयार ही नहीं होते हैं ना। हम जैसे आप लोग जाते हैं, कभी देखिए जिस माहौल में रहते हैं, कहीं कहीं आपको छोड़ दिया जाता है कि चले जाइए, 2-4 दिन में ऊब जाते हैं, कहते नहीं चलो हमको अपने घर जाना है, और फिर उसके लिए आपको चाहे जितना प्रलोभन दिया जाए लेकिन आप रुकते नहीं हैं, भाग आते हैं। तो उसी तरीके से ये जनजाति में जब तक पूरे लोगों का एक साथ विस्थापन नहीं होगा तब तक ये लोग जो है दूसरे वातावरण में नहीं जाते। धीरे धीरे हम उनके साथ कोशिश कर सकते हैं, जैसे मित्रवत व्यवहार करें उनको थोड़ा, जैसे उनको दिमाग में आया कनाडा वालों ने उन्होंने रोज़गार देना शुरू किया, तो आर्थिक जो चीज़ होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जब उनको पैसा मिलने लगा तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदने लगे, और जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है तो वो इस तरीके से वो मिलने की कोशिश करने लगे। अब उनको लगता है कि हमें खतरा नहीं है। तो जहाँ पर इस तरीके की जनजातियों को आवास होने लगता है, सरकार किसी तरीके से उससे मिलना जुलना हो जाता है, तो वहाँ पर जल्दी काम होता है। आप देखा कि बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो मिलना ही नहीं चाहती, धनुष बाण लिए हुए हमेशा बैठे रहती हैं कि पता चला कि आप उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये को मान देते हैं। तो इस तरीके से वो आइसोलेट ही रहना चाहती हैं। लेकिन विलुप्त तो देखिए जनजाति है, अब जब किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, अब बहुत सारे उनके बीमारियां हो रही, बहुत सारे ये हो रहे हैं। जब उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो उनकी जनसंख्या में कमी आएगी नहीं आएगी। अगर वो हमारी मुख्य धारा से जुड़ जाए तो जो हम लोग सारी सुविधाएं उपयोग में कर रहे हैं, भाई मुख्य धारा से जुड़ने क्या है कि वो भी सारी चीज़ों का उपयोग कर सके, उनके भी स्वास्थ्य की, उनके भी शिक्षा की, उनकी सब चीज़ों की देखभाल हो सके। तो मुख्य धारा यानी कि राष्ट्र मुख्य धारा में जोड़ने का यही फ़ायदा है, नहीं तो जोड़ने की हमें ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। अब कोई बीमार हो गया तो सभी अंधविश्वास में झाड़ फूँक कर रहे हैं, किसी को बुखार आ गया झाड़ फूँक कर रहे हैं, इस तरीके से है। तो जब हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा और तो हमारी मृत्यु दर अधिक रहेगी। तो इसलिए धीरे धीरे जो बहुत एकदम आइसोलेट रहती है जनजातियाँ वो विलुप्त होने लगती हैं। और जो जनजातियाँ धीरे धीरे अपने समाज में जैसे बनाया, जैसे बहुत सारी जनजातियाँ रस्सी बना ली और पेड़ों से चटाई बना लेती, ये जो आपकी बास्केट वगैरह ये बना लेते, तो इनको ले जाकर बेचती, तो धीरे धीरे ये सब जैसे मिलने जुलने लगते हैं, तो धीरे धीरे इनका भय खत्म हो जाता है। एक दिन में नहीं भय किसी का खत्म। बेटा तुम लोग चलो लगाओ अपना मोबाइल लगाओ। तो आपको पूछना हो कुछ पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने